सभी का आरआर एजू सेंटर में स्वागत है। आज मैं संगम काल के स्वरूप से संबंधित वीडियो लाई हूँ। तो शुरू करते हैं वीडियो। संगम काल के स्वरूप का वर्णन। प्रशासन व्यवस्था। संगम काल में राजा प्रशासन का केंद्र होते थे। इन्हें मन्नार, बेंदन, कड़ावन या इरेवान कहा जाता था। शासन का स्वरूप वंशानुगत होता था। राजा के महल को अबई कहा जाता था। राजा के जन्मदिन पेरुमल कहलाता था, जिसे प्रतिवर्ष मनाया जाता था। पांड्य राजा द्वारा मिनावर, काबूरियार, पंचवार, तेन्नार, सेलियार, मरार, बेलूदी इत्यादि उपाधि लिए जाते थे। चोल राजा द्वारा सैनिज, सेमी ब्यास, बालबन और किली उपाधि लिए जाते थे, जबकि चेर राजा की उपाधि बनवार, बेलीवर, कुतबर, पोरिहार इत्यादि थे। सभा या मनरम राजा की सबसे ऊपरी न्यायालय थी। राजा जिन अधिकारियों की सलाह लेते थे वह सभा 5 भागों में विभाजित थी। अमेचार, पुरोहित, सेनापतियार, दुरार और ओर्रार। केंद्र प्रांतों में बटे थे, जिसे मंडलम कहा जाता था। मंडलम को बलनाडु या कोट्टम में बांटे गए थे। बलनाडु नाडु में, नाडु कुर्रम में विभाजित थे और कुर्रम ऊर में विभाजित थे। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम, जिसे ऊर कहा जाता था, थी। छोटा गांव को सीसर, बड़ा गांव को परू कहा जाता था। पुराना गांव को मदुर, पत्तीनम समुद्री किनारे वाले नगर को कहा जाता था और पहर समुद्री तटीय क्षेत्र को कहा जाता था। संगम काल में चेरी किसी नगर का उपनगर या गांव का नाम होता था, जबकि पड़ोसी क्षेत्र को पक्कम कहा जाता था। सलाई मुख्य मार्ग था और तेरू किसी नगर की गली को कहा जाता था। मंडलम में शासन राजकुमार या राजपरिवार के सदस्य द्वारा चलाया जाता था। मंडलम के अधिकारियों पर केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष अधिकार होता था। ग्राम का शासन व्यवस्था ग्राम पंचायत के अधीन होती थी। इसे मंडलम कहते थे। ग्राम के मंडलम का देखरेख का अध्यक्ष जो संचालन कराया जाता था, सदचरित या वृद्ध व्यक्ति द्वारा सदस्य इसके होते थे। सभा के मनरम की सभा वृक्ष के नीचे होती थी, जैसे पला मनरम कटहल वृक्ष के नीचे होने वाली सभा, बेप्स मनरम नीम वृक्ष के नीचे होने वाली सभा इत्यादि। आर्थिक व्यवस्था। राजस्व का सबसे प्रमुख स्रोत भूमि कर था। भूमि कर नगद या अनाज दोनों रूप में अदा किए जाते थे। इसे कुडमे या इरए कहा जाता था। कृषि उत्पादन में राज्य का कितना हिस्सा था यह निश्चित रूप से पता नहीं था। संभवतः यह छठा भाग लिया जाता था। कभी कभी इसे बढ़ाया भी जाता था। भूमि माप की इकाई माँ और बेली थी। पथकर और सीमा शुल्क को उल्गु या सुनगम कहा जाता था। सामान्यतः राजा को दिए जाने वाला शुल्क कुडमे या पादू बाडू के नाम से जाना जाता था। बलपूर्वक प्राप्त किए जाने वाले उपहार को इरादू कहा जाता था। व्यापारियों को सीमा शुल्क तथा चुंगी वसूल की जाती थी व्यापारियों से। इस काल की पुस्तक पत्तीन पपाले में कावेरी पत्तनम में कार्यरत सीमा शुल्क अधिकारियों के कार्यों का विवरण दिया गया है। अनाधिकृत व्यापार के रोकथाम के लिए सरकार द्वारा रात दिन निगरानी रखी जाती थी। व्यापार में आंतरिक परगना शुल्क लगाया जाता था। राजधानी की गलियों एवं सड़कों पर हाथों से मशाल लिए चौकीदार रात भर पहरा देते थे। यह चोल प्रशासन
की एक हिस्सा थी। इस युग के शासक युद्ध में लूट का धन भी प्राप्त करते थे। कर अदा करने वाले क्षेत्र बरियम बारी नाम से जाना जाता था। इस क्षेत्र से कर वसूल करने वाला अधिकार बरियार कहलाते थे। प्रोफेसर नीलकंठ शास्त्री ने कुंभकोणम में चोल के कोषागार का वर्णन किए हैं। राजस्व का बड़ा हिस्सा सेना पर व्यय होता था। कला के क्षेत्र में भी खर्च किए जाते थे। अनेक राजा कवियों एवं विद्वानों को पुरस्कार देते थे। कहा जाता है कि चोल राजा करिकाल ने पत्तिन पपाले के रचयिता रुद्र कन्नार को 16 लाख स्वर्ण मुद्रा दिए थे। सैन्य व्यवस्था। राजा की सेना में पेशेवर सैनिक होते थे। राजा व्यक्तिगत रूप से युद्ध में जाते थे और सेना का संचालन करते थे। सेना के कप्तान या नायक सेनापति की उपाधि एनाडी या इनाडी थी। एनाडी का सम्मान उपाधि एक औपचारिक समारोह में राजा द्वारा चुने हुए सेना नायक को प्रदान किया जाता था। इसके तहत उसे एक अंगूठी एवं उच्च सैनिक पदवी का चिन्ह प्रदान किए जाते थे। कभी कभी स्त्री भी युद्ध में पतियों के साथ जाती थी। सेना चतुरंगिनी होती थी, जिसमें अश्व, गज, रथ तथा पैदल सिपाही सम्मिलित थे। यह तथ्य उल्लेखनीय है कि रथ में घोड़े के स्थान पर वृषभ लगाए जाते थे। साथ ही संगमकालीन शासकों के पास नौसेना होने का भी उल्लेख मिलता है। अस्त्र शस्त्र में तलवार, धनुष, बाण, बागंबर के कवच, बर्छे, भाले, ढालों का उल्लेख मिलता है। सैनिक चमड़े के जूते पहनते थे। नगारा तथा शंख बजाकर सैनिक को बुलाया जाता था। सैनिक शिविर लगाए जाते थे। राजकुल और सरदारों के परिवार में शांति से मृत्यु होना हे दृष्टि से देखा जाता था। व्यक्ति अगर युद्ध क्षेत्र के बाहर या युद्ध क्षेत्र में मारे जाते थे तो उनके शरीर पर तलवार से प्रहार करके उनके स्वर्ग की कामना की जाती थी। यह प्रथा वीर स्वर्ग के नाम से जानी जाती थी। युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिक के सम्मान में पत्थर की मूर्ति लगाए जाते थे। प्रस्तर स्तंभ स्थापित करने की प्रथा थी, जिस पर उनके नाम और उपलब्धि अंकित होती थी। इन स्तंभ को बीरगल या बीरकक्कल कहा जाता था। इनकी पूजा की जाती थी। सामाजिक व्यवस्था। संगम में कवियों ने मरवा जनजाति में प्रचलित बेत्ती प्रथा अंतर्गत पशुओं की चोरी या लूट की यथेष्ट विवरण दिए हैं। कबीले के नेता अपने स्वामी तथा गांव वालों के लिए युद्ध करना अपना कुल धर्म मानते थे। संगमकालीन कवियों के वर्णन में स्पष्ट होता है कि चेर, चोल और पांड्य तथा दक्षिण के अन्य छोटे राज्यों के अंतर्गत सामाजिक ढांचों में ब्राह्मण संस्कृति की नैतिकता तथा उच्च आदर्श स्थापित थे। संगम काल में बेनीगर व्यापारी रहते थे, जो शूद्र रूप में वर्णित किए गए हैं। इसके अलावा समाज में कई वर्ग के लोग रहते थे। बरही, लोहार, नमक के व्यापारी इत्यादि वर्ग रहते थे। संगम काल में दास प्रथा का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। संगम काल में समाज पितृसत्तात्मक था। समाज में स्त्रियों के स्थान निम्न थी। पुत्री का जन्म अशुभ माना जाता था। इस काल में धनी वर्ग के लोग पक्की ईंटों के घर में रहते थे, जबकि गरीब वर्ग के लोग घास फूस झोपड़ी के बने घरों में रहते थे। इस प्रकार समाज के वर्ग में स्पष्ट अंतर दिखाई पड़ता है। इस काल में माता पिता द्वारा किए जाने वाले विवाह को पंचतीने कहा जाता था। एक पक्ष के प्रेम को केकिल्ले और अनुचित प्रेम को पेरू दिन्ने कहा जाता था। शिक्षा सभी वर्गों में प्रचलन था। शिक्षक को कनककायन कहा जाता था। छात्र को पिल्ले कहा जाता था। शिक्षा का मुख्य केंद्र मंदिर होता था। शिक्षा में गणित, तर्कशास्त्र, विज्ञान, चित्रकला, चिकित्सा इत्यादि का शिक्षा दी जाती थी।
इस काल में मृतक का शवाधान और दाह संस्कार किए जाते थे। कभी कभी मृतक को खुले स्थान पर छोड़ के उनके बचे हुए अवशेष को दफनाया जाता था। संगम काल के मेरा वीडियो यहीं तक था। थैंक यू।